हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज फिर से हम आपके लिए एक टॉपिक लेकर के आए हैं जो अगेन स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। हम काफ़ी वीडियोस इस पर कर रहे हैं। पिछले कुछ जो वीडियोस हमारी हैं वो सारी इसी से रिलेटेड हैं, अबाउट म्यूचुअल फंड्स, अबाउट इन्वेस्टमेंट। आज अगेन इसी के बारे में एक टॉपिक हम यहाँ पर आपके लिए लेकर के आए हैं जिसमें डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्रोसेस के बारे में, कि कैसे एक इन्वेस्टर जो है अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेता है, उसका क्या प्रोसेस होता है, उसको कौन कौन सी चीज़ें वो माइंड में रखता है, कंसीडर करता है जब वो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेता है। अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 5 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन इस पे आपका इजीली बन सकता है। या तो एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है 5 मार्क्स का, जिसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्रोसेस के बारे में पूछा जाएगा। सीधा बोला जा सकता है कि आप शॉर्ट नोट लिखिए ऑन इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्रोसेस, या फिर एक फुल फेज क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्रोसेस को एक्सप्लेन कीजिए, साथ ही साथ कौन कौन सी चीज़ें जो है इन्वेस्टर को ध्यान में रखनी चाहिए। और इसके साथ एक छोटा सा क्वेश्चन ऐड कर दिया जाएगा जिसमें आपका पूरा एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। बट उससे पहले अगर आपने नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ साइड में बने हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जितनी भी फ्यूचर में आने वाली हमारी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। एंड उसके बाद अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। एंड अगर कोई सजेशन आप किसी वीडियो के किसी टॉपिक को लेकर के देना चाहते हैं तो प्लीज़ वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब बात करते हैं हम एक एग्जाम्पल की। अब हम ऐसे ही एग्जाम्पल ले लेते हैं आपका, हमारा खुद का, अपने आप को एज एन इन्वेस्टर रख के देखते हैं कि मार्केट में अगर हमारे पास कुछ पैसा है, हमारे पास कुछ एक्सेस पैसा है जो कि हमें खर्च नहीं करना, जिसको अभी मुझे खर्च नहीं करना, तो मैं ये प्लान करती हूँ कि मैं ये पैसे इन्वेस्ट करूँगी। अब अगर मेरे पास वो एक्सेस पैसा है और मुझे इन्वेस्ट करना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 जा तू ले जा मेरी सारे पैसा एज एन इन्वेस्टमेंट, ये नहीं करेंगे। हम पूरी चीज़ों को प्रोसेस में तरीके से देखेंगे कि कौन सी इन्वेस्टमेंट अच्छी है, कौन कौन सी पॉलिसीज़ अच्छी हैं, कौन कौन सी जो है किस सेक्टर में मुझे अपना पैसा जो है डालना है, कौन सी जिस सेक्टर में मुझे डालना है, पहले मैं उसके बारे में थोड़ा सा एनालाइज करूँगी। फिर मैं देखूँगी कि क्या ये सिक्योरिटीज़ जो मैं खरीद रही हूँ, जहाँ पे मैं अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही हूँ, क्या उसकी एक्चुअल में वैल्यूएशन है, क्या फ्यूचर में जा कर के ये मुझे अच्छा रिटर्न देगा। और साथ ही साथ अगर ऑलरेडी मैंने अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो उसको दोबारा से देखेंगे कि हमने जो इन्वेस्टमेंट की थी क्या वो सही हिसाब से चल रही है या उसमें मुझे कुछ चेंजेस करने चाहिए। तो ये पूरा प्रोसेस आपका चलता है अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो। सो दिस प्रोसेस can be viewed in two perspectives. First, at the time of constructing the first portfolio, and second, at the time of rebuilding or reshaping the portfolio by selling existence assets and buying new assets, or by investing fresh funds increase the overall size of the portfolio। क्या बोला गया है कि जो ये प्रोसेस है ये आपके दो प्रोस्पेक्टिव पे काम कर सकता है, दोनों प्रोस्पेक्टिव पे चलेगा। पहला प्रोस्पेक्टिव तब जब आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और आप फर्स्ट टाइम अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, फर्स्ट टाइम अपना पोर्टफोलियो तैयार कर रहे हो, पहली बार आप अपना सारा पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हो। सेकेंड, जहाँ पे आपने पहले ही कुछ इन्वेस्टमेंट करी हुई है और अब आपके पास थोड़ा सा और पैसा आया है तो आप रीबिल्ड कर रहे हो, यानी कि जो पहले से इन्वेस्टमेंट थी उसको ध्यान में रखते हुए अपना कुछ और इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या फिर जो पहले आपकी इन्वेस्टमेंट थी उसमें थोड़ा सा फेरबदल कर रहे हो, उसको रीशेपिंग कर रहे हो, वहाँ से पैसा निकाल के कहीं और आप डाल रहे हो। तो ये पूरा जो है दोनों प्रोस्पेक्टिव पे काम करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, और सेकेंड जहाँ पे आप अपनी पहले जो इन्वेस्टमेंट की हुई थी उसको रीबिल्ड कर रहे हो, रीशेप कर रहे हो अपने उस पोर्टफोलियो को। उसमें जो है पहले जो आपके पास एसेट्स थी उसको आप बेच करके न्यू उसमें डाल रहे हो इन्वेस्टमेंट, या फिर अपनी जो पहले इन्वेस्टमेंट थी उसमें थोड़ी सी और नंबर्स इंक्रीज कर रहे हो। तो ये दोनों जगह आपका काम करेगा। तो पहला पॉइंट, जो पहला स्टेप कह लीजिए इस प्रोसेस का, वो है इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज। द इन्वेस्टर डिसाइड द अमाउंट ऑफ फंड्स टू बी इन्वेस्टेड एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड डिफरेंट रिक्वायर्ड रेट्स ऑफ रिटर्न बाय इन्वेस्टर्स। देखिए इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज, पहला जो आपका यहाँ पे स्टेप है वो ये है कि आप डिसाइड करोगे आपको कितना अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट करना है, या फिर जो भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आगे जाकर के आपको कितना रिटर्न चाहिए एज
एन इन्वेस्टर आपको क्या रिटर्न चाहिए, या फिर और कोई आपकी जो है आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है। जैसे मेरे इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव मैं रखूँगी कि आगे चल के मुझे जो है अपनी फर्दर स्टडीज़ करनी है, मुझे PhD करनी है, एक अच्छे कॉलेज से करनी है, मुझे फ़ॉरेन जाकर के स्टडी को कंटिन्यू करना है, तो उस फर्दर स्टडीज़ के लिए तो मैं इस के लिए इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ कि मुझे जो है अभी नहीं करनी, पर मुझे 10-15 साल बाद मुझे ये स्टडीज़ के लिए खर्चा चाहिए होगा, तो वो मेरा क्या है, ये मेरा उसके लिए मैं अपनी इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ। तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव है कि मुझे क्या चाहिए, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मुझे रेट ऑफ रिटर्न अच्छा चाहिए, मुझे जो है एक्चुअली में मुझे पेमेंट चाहिए, ऐसा नहीं हो कि प्रिंसिपल अमाउंट भी मेरा रिस्क पे लग जाए, तो मुझे लो रिस्क वाली जो है इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो ये इन्वेस्टमेंट पॉलिसी हम अपने दिमाग में पहले देखेंगे कि आपके ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके हिसाब से और आपके कितने अमाउंट आपको जो है आप डालोगे, इन्वेस्ट करोगे। सेकंड आता है एनालाइज ऑफ इकोनॉमी, इंडस्ट्री और कंपनी। मतलब क्या है, जहाँ भी मुझे अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, उस इकोनॉमी को, उस इंडस्ट्री को, उस कंपनी को मुझे एनालाइज करना। अब द इन्वेस्टर स्टडीज़ द प्रॉस्पेक्ट ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज एंड ट्राइज टू फाइंड आउट वेयर ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव्स आर गुड। क्या करेंगे हम एज एन इन्वेस्टर जो है इकोनॉमी में, इंडस्ट्री में देखेंगे कि कहाँ पे ग्रोथ का प्रॉस्पेक्ट है। जैसे कि आज के टाइम में अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो मेनली हमारे दिमाग में आता है कि हम ई व्हीकल या फिर ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में इन्हीं का जो है एक बूम आने वाला है, इन्हीं के में ग्रोथ आने वाली है। तो ये सब चीज़ों में अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूँगी तो ऑब्वियसली मुझे अच्छा रिटर्न मिलने के बेटर चांसेस है, मेरे पास अच्छे चांसेस होंगे। नेक्स्ट ही चूज द बेस्ट कंपनी अमॉन्ग द शॉर्ट लिस्टेड इंडस्ट्री बाय रेफरिंग टू वेरियस क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव फैक्टर डिटरमाइनिंग द ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट ऑफ द कंपनी। अब देखो, अगर मुझे जो है, मैंने सोच लिया कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आज के टाइम में आने वाले, जैसे इंडिया में अब न्यू लॉ बन गया है 15 साल से पुरानी गाड़ियां नहीं चल सकती, तो ऑब्वियसली उसको स्क्रैप करना पड़ेगा। और आने वाले टाइम में ये देखा जा रहा है कि इंडिया में जितनी भी ये नॉर्मल गाड़ियाँ हैं उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से। जो न्यू व्हीकल्स बन रहे हैं वो मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक को ध्यान में रख करके बनाए जा रहे हैं। ये सोचा जा रहा है कि आने वाला कल इन्हीं का होने वाला है। तो अब इसको क्या किया जा रहा है कि ये एक तरीके से ये इंडस्ट्री जो है एक बूम करने वाली है। अब इसमें यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में भी कई सारी कंपनीज़ हैं। इंडस्ट्री हो गई यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की इंडस्ट्री हो गई, या आप कह लीजिए FMCG इंडस्ट्री हो गई। FMCG क्या होता है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जिस पे जो है जो आपके कंज्यूमर होते हैं वो जल्दी जल्दी बदलते हैं। जैसे बिस्किट हो गया, शैम्पू हो गया, आज मैं डव का यूज़ कर रही हूँ, कल मैं पैंटीन यूज़ करूँगी, परसों जो है हो सकता है क्लिनिक प्लस यूज़ कर लूँ। तो इसमें क्या है, इसमें जो आपके कंज्यूमर है वो फास्टली मूव होते हैं, तो इसको कहा जाता है FMCG इंडस्ट्री। या फिर आपकी दूसरी इंडस्ट्रीज़ हो गई, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ हो गई, आपकी कुछ अलग टाइप की इंडस्ट्रीज़ हो गई। तो ये क्या है, इंडस्ट्रीज़। अब हर इंडस्ट्री के अलग अलग कंपनीज़ भी होती हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक अगर देखी जाए, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड आपकी बैटरीज की ले लीजिए, तो उसमें भी कितनी सारी कंपनीज काम कर रही हैं। तो उस इंडस्ट्री में से कौन सी कंपनी में मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, हमें ये भी एनालाइज करना पड़ेगा। जो कंपनी आपने चूज़ की है उसको भी आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या उसमें एक्चुअली में ग्रोथ देने की फैक्टर्स अवेलेबल हैं, क्या एक्चुअली में वो अच्छा काम कर रही है और मुझे फ्यूचर में ग्रोथ होगा। नेक्स्ट जो आपका स्टेप यहाँ पे आता है वो है वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी। यहाँ पे क्या होता है, जो आप सिक्योरिटीज़ खरीदने वाले हो मार्केट में, उसकी जो वैल्यू है और फ्यूचर में जो उसकी वैल्यू की एक क्या कह सकते हैं कि जो अज्यूम किया जा रहा है आपको मिलेगी, उसमें क्या बेनिफिट है या क्या नहीं, उस सिक्योरिटीज़ का वैल्यूएशन करते हैं। तो जहाँ पे आपकी IVS यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ज़्यादा होती है करंट मार्केट प्राइस के, तो वो इन्वेस्टमेंट वर्थवाइल नहीं होती। इसमें क्या बोला गया है कि ये IVS क्या होता है, मार्केट वैल्यू, जो आपकी वैल्यू है सिक्योरिटीज़ की, उसको देखा जाता है कि ये कहीं ओवर वैल्यू तो नहीं है या अंडर वैल्यू तो नहीं है, एक्चुअली में उसकी क्या पोजीशन है, तो वो चीज़ देखी जाती है। अगर वो ज़्यादा है और मार्केट में उसकी वैल्यू कम है तो वो इन्वेस्टमेंट जो है आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, ये कहा जाता है। तो ये कैसे निकलता है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आप इतना ही जानिए। वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी में आप क्या करते हो, इन्वेस्टर क्या करता है, एक्सेस करता है द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, यानी कि उस सिक्योरिटी की क्या वैल्यू है जिसमें वो अपना पैसा लगाना चाह रहा है।
नेक्स्ट कम इज़ इन्वेस्टमेंट बास्केट। इन्वेस्टमेंट बास्केट क्या होता है, देखिए आपके पास 1000 रुपये है या आपके पास मान लीजिए 1 लाख रुपए है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप 1 लाख रुपए के सारे 1 ही लाख रुपए का जितना भी इन्वेस्टमेंट है एक ही जगह कर दोगे, नहीं, आप एक इन्वेस्टमेंट बास्केट बनाओगे। इन्वेस्टमेंट बास्केट एक सिर्फ नाम की तरह है, एक तरीके से आप इसको पोर्टफोलियो बोल सकते हैं कि आप पोर्टफोलियो अपना बनाओगे जहाँ पे कुछ पैसा अलग सिक्योरिटीज़ में, कुछ पैसा अलग सिक्योरिटीज़ में, कुछ पैसा अलग सिक्योरिटीज़ में रखोगे, ताकि अगर कोई भी आपकी सिक्योरिटीज़ में आपका रिस्क जो है रिटर्न कम मिलता है या आपके मनचाहा नहीं मिलता, तो उसमें आपको ज़्यादा दुखी ना होना पड़े, ज़्यादा परेशानी ना होनी पड़े। आपकी अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट रहेगी, तो एक जगह पे हो सकता है आपको कम प्रॉफिट मिले तो दूसरी जगह जो है आपकी उम्मीद से ज़्यादा मिल जाए। तो इसीलिए आप जो है अपना रिस्क एक तरह से डाइवर्सिफाई कर देते हो। डाइवर्सिफाई यानी कि उसको बांट देते हो। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट बास्केट आप बनाते हो, एक तरह से तैयार करते हो, कीपिंग इन व्यू द रिस्क एपिटाइट ऑफ द इन्वेस्टर, द अवेलेबल इन्वेस्टमेंट फंड्स आर एलोकेटेड इन डिफरेंट सिक्योरिटीज़। डिपेंड करता है कि एज एन इन्वेस्टर आपकी क्या क्या जो है माइंड में चल रहा है, आप कितना रिस्क ले सकते हो। देखो रिस्क का फैक्टर भी ना एक तरीके से काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करता है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और कुछ वीडियो, एक दो वीडियो में हम कर भी चुके हैं। क्या होता है, जैसे आप हो, आप एक यंग ब्लड हो, अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दोगे, कॉलेज में ही आप इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दोगे, तो अभी आपके ऊपर कोई बोझ नहीं है। आपको ये नहीं है कि मुझे पैसा कमा करके अपने घर में देना है, अपनी बूढ़ी माँ को की दवाइयाँ लानी है या अपने पिता का जो है साथ देना है या बहन भाइयों की शादी करनी है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो आप रिस्क हाई ले सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास जो है कोई भी लायबिलिटी नहीं है या कोई आपके पास ऐसी दिक्कत नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी हाई नहीं है कि आपको जो है अपना पैसा जो है इन्वेस्टमेंट करने में 4 बार सोचना पड़े। तो ऐसे सिचुएशन में आप अपना जो है रिस्क हाई रख सकते हो। बट वहीं अगर आप ऐसी एज में हो जहाँ पे एक तरीके से आप बस रिटायरमेंट के बहुत पास आ चुके हो, आपको पता है कुछ सालों में आपको आपके बच्चों को अब्रॉड भेजना है, उनके पढ़ाई के खर्चे होंगे, उनके अपने शादी के खर्चे, उनकी शादी के खर्चे होंगे, तो ऐसी सिचुएशन में आप अपना इन्वेस्टमेंट जो है ऐसी जगह लगाओगे जहाँ पे रिस्क कम हो, ताकि आपको एटलीस्ट आपका जो पैसा है वो एग्जैक्टली मिल जाए। और ऐसी सिचुएशन में आप ऐसी सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाओगे जहाँ पे कम टाइम के लिए ही आप इन्वेस्ट करो, जैसे 1 साल, 1.5 साल या 6 महीने। क्योंकि आपको नहीं पता आने वाले 1 साल में आपको शायद उनकी पढ़ाई के लिए पैसा निकालना पड़ जाए, आने वाले कुछ टाइम के लिए आपको जो है उनकी शादी के लिए पैसा निकालना पड़ जाए। तो ये चीज़ें भी आपकी डिपेंड करती हैं जब आप बात करते हो रिस्क के फैक्टर के बारे में, रिस्क वाले फैक्टर के बारे में, कि किस जो रिस्क है वो इन्वेस्टर्स की एज पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना लेगा, उसके माइंडसेट पे भी डिपेंड करता है और कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो चलिए इसको थोड़ा सा साइड रखते हैं और आते हैं अपने दोबारा से पॉइंट पे। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप जो है आपका इस प्रोसेस का, वो है अप्रेजल एंड रिविजन ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब देखो मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट करके रख दी, बट ऐसा नहीं है जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन मैंने पहले लिए थे वो सही ही होंगे। हो सकता है कि वो उस टाइम पे सही थे, बट अब मार्केट की सिचुएशन बढ़ रही जो है चेंज हो रही है, मार्केट में चीज़ें चेंज हो रही है। जैसे पहले क्या होता था, पहले कोरोना के आने से पहले कई चीज़ें अलग होती थी, बट अब कोरोना के बाद लोग ऑनलाइन चीज़ें ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो जो ऑनलाइन आपकी मार्केट्स में जो कंपनीज अवेलेबल हैं जो ऑनलाइन चीज़ों पर ध्यान देती है, ऑनलाइन एजुकेशन करवा रही है, अब जो आपका एजुकेशन का जो धंधा है वो अब ऑनलाइन होने लग गया है, तो उस चीज़ में आप क्या करोगे, अब आप ऐसी जगह पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है अपनी पुरानी इन्वेस्टमेंट को निकाल करके नई जो सिनेरियो बन रहा है उसमें इन्वेस्ट करोगे, ताकि जो चीज़ें चेंज हो रही हैं, जो मार्केट में एक सिनेरियो चेंज हो रहा है, आप उसके साथ चल सको। तो इसलिए जो इन्वेस्टमेंट आप की हुई है आप उसको अप्रेजल करोगे, यानी उसमें थोड़ा सा एक तरीके से उसको बेहतर करोगे और साथ ही साथ रिवीजन करोगे कि क्या जो पहले करी हुई थी उसको मुझे चेंज करने की आवश्यकता है या नहीं। तो परफॉर्मेंस ऑफ द इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट वाइज वर्सा मार्केट परफॉर्मेंसेस एवेल्यूएटेड, यानी कि जो मार्केट की परफॉर्मेंस है वो भी आप इवेल्यूएट करोगे अपने जो भी इन्वेस्टमेंट आपने की हुई है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ आया हो। यू गाइज कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड वन मोर थिंग, आपके जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स, काफ़ी जगह ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होने लगे हैं, तो काफ़ी स्टूडेंट्स को ना इससे भी इश्यू हो जाता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी जब तक आप नहीं रखोगे आपको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, चाहे वो आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम हो या ऑफलाइन एग्ज़ाम्स हो। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कीजिए, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कीजिए, पढ़ने का एक सिचुएशन, एक तरीका बनाइए, क्वेश्चन कीजिए कि ये चीज़ क्यों है और कैसे की जाती है। इससे आपके सारे जो है इस
सिर्फ एक बात से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो पहली चीज़, आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखिए और उसके बाद कोई आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आपके एग्ज़ाम ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। कई बच्चों का कमेंट्स आते हैं, आज मेरा एग्ज़ाम है और आज मैं ये वीडियो देख रहा हूँ 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले। तो कोई बात नहीं, अच्छी चीज़ है, हम भी करते थे, बट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कीजिए, चाहे 2 घंटे पहले करो, चाहे 3 घंटे पहले करो, ऐसा इस तरीके से करो कि आपको काफ़ी आगे तक याद रहे। तो चलिए अपना ये भाषण यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।